हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, जिसमें हमें देखना है टोटल हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। दो मेन आज के टॉपिक होंगे हमारे, हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी एंड सेकंड इज स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। ओके गाइस, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एज फूड सिंस antiquity. Later on, these substances are differentiated as food stuff and therapeutic agents. As men tried to explore and utilize these natural products for treating the ailments, thus their utility to remove the disorders and them the title drug originally from French language. Sastha Hippocrates 1440-60 to 360 BC। देखिए, सबसे पहली बात तो जो फार्माकोग्नोसी है उसके अंदर अभी हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है ये। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट करके देखते हैं। द सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स आर बीइंग यूज्ड एज फूड सिंस एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में जो फूड सब्सटेंसेस हैं, जो किससे सोर्स मींस प्लांट या फिर एनिमल सोर्स या फिर जो फूड सब्सटेंसेस हैं, उनसे कोई भी अगर ड्रग बनाई जा रही है वो आती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। लेटर ऑन दीज सब्सटेंसेस वर डिफरेंशिएटेड एज फूड स्टफ एंड थेरेपेटिक एजेंट्स। अब जो सब्सटेंसेस जैसे एनिमल्स और प्लांट से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फूड स्टफ के लिए यूज होते हैं, डेली रूटीन में खाने के लिए यूज होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस एनिमल्स और प्लांट से ऐसे मिलते हैं जो किसमें यूज होते हैं, एज अ थेरेपेटिक एजेंट यूज होते हैं। राइट, उसके बाद एज मैन ट्राई टू एक्सप्लोर एंड यूटिलाइज दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटिंग द एलिमेंट्स। और उसके बाद जो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये एलिमेंट्स को मतलब बहुत अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। Thus their utility to remove the disorders earned them the title drug. Originally from French language, Sastha Hippocrates 1440-60 to 360 BC। Before century जो हिप्पोकैरेट्स थे या फिर सस्ता, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंशन किया किसका, फार्माकोग्नोसी का। अब हम साइंटिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी में अपना अपना अलग अलग मत दिया। जैसे कि चार्क ने जो फार्माकोग्नोसी में जो चीजें बताई थी, मींस फार्माकोग्नोसी में कौन सी चीजें आती हैं, क्रूड ड्रग्स जो हमें नेचर से प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, फूड मटेरियल से जो हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं एज अ थेरेपेटिक एजेंट्स, वो आती हैं सब किसमें, फार्माकोग्नोसी में। तो 300 BC में चार्क ने एक मत दिया था अपना फार्माकोग्नोसी के लिए। फिर उसके बाद था देन हिप्पोकैरेट्स 460 to 360 BC तक इन्होंने अपना इन्वेंशन किया फार्माकोग्नोसी के ऊपर। एरिस्टोटल ने 384 to 322 BC में अपना इन्वेंशन किया किसके अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर। डायोस्कोर्डिस की जो इन्वेंशन थी वो कब तक चली, 40 to 80 AD। आफ्टर सेंचुरी के बाद 40 to 80 के बीच में जितने इन्वेंशंस हुए फार्माकोग्नोसी में, उनमें किसका हाथ था, डायोकोर्डिस का, गैलेन। फिर उसके बाद आए गैलेन 131 to 200 AD।
सेंचुरी के बाद 131 से लेके 200 तक जितने भी इन्वेंशन हुए फार्माकोग्नोसी को लेके, उन सब में गैलन इन्वॉल्व थे। तो ये कुछ मेन साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं भी फार्माकोग्नोसी का नाम आता है तो उसमें सबसे मेन चार्क, हिप्पोकैरेट्स और गैलन, इन तीन के बारे में सबसे मेन लिखा गया है, चार्क, हिप्पोकैरेट्स और गैलन के बारे में। उसके as mentioned in Papyrus Abrus, an old document written in 1500 BC, Egyptians were aware of medicinal uses of several plants and animals and also about human anatomy। देखिए क्या हुआ, 1500 BC के बाद जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे जा चुके थे, 1500 BC में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें लेके काम शुरू हुआ। फिर जो इजिप्टियंस थे वो अवेयर हुए, वो जागरूक हुए, किसके लिए, मेडिसिनल यूजेस के लिए, कि कोई इंसान अगर बीमार होता है, जैसे किसी को कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, या फिर कोई इंसान बीमार है, उसकी बॉडी जो है वो गर्म हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए अवेयर हुए कौन, इजिप्टियंस। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स से रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स तो तब प्रेजेंट नहीं थे। तो एनिमल्स, प्लांट्स पे उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और उन्होंने ह्यूमन की एनाटॉमी को क्या अवेयर हुए, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए, कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, एक ह्यूमन किस तरीके से बना हुआ है, इन सारी चीजों पे गौर की इजिप्टियंस ने। द ग्रेट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोकैरेट्स 460 to 360 BC, नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। देखिए हिप्पोकैरेट्स क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने 100 साल तक क्या किया, रिसर्च की, किसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनसे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकालने के लिए उन्होंने रिसर्च किया। उसके बाद डेल्थ विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन्होंने सबसे पहले काम किया ह्यूमन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे, तभी पहले समझने की कोशिश की कि ह्यूमन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। एरिस्टोटल द रिनोवर्ड philosopher 384 to 322 BC is well known as his studies on animal kingdom, and Theopatus 370 to 287 BC for plant kingdom। देखिए जो आप एरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या किया, ये एक फिलोसफर थे जिन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, क्या बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने। उसके बाद डिस्कॉट्स 4280 AD, अ ग्रीक फिजिशियन, जो डिस्कॉट्स थे वो क्या है, ग्रीक फिजिशियन थे। इन 78 AD डिस्क्राइब सेवरल प्लांट्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंट इन DE मटेरिया मेडिका। इट वॉज प्लानी द आइडिया 23 to 70 AD, who compiled 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। देखिए सबसे पहले जो डिस्कॉट थे, ये क्या, एक ग्रीक फिजिशियन थे, और इन्होंने बहुत सारी ड्रग्स का, बहुत सारे अलग अलग प्लांट से इंपॉर्टेंस बताई, किसकी, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बताई, बहुत सारे अलग अलग प्लांट से। ओके, उसके बाद जो एक इट वॉज प्लानी, वो आइडियर इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल हिस्ट्री, ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन। उसके बाद आ जाता है गैलन 131 to 200 AD डिस्क्राइब्ड वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। देखिए गैलन का नाम क्यों आता है, हिप्पोकैरेट्स का नाम ही क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने ना स्टार्टिंग की, जैसे कि गैलन ने क्या किया, बहुत सारे मेथड डिस्क्राइब किए, किसके, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्रूड ड्रग से निकालने के, उन्हें एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए प्लांट से या फिर एनिमल से किस तरीके से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो ड्रग कंपाउंड है, उसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से उसे बाहर निकाला जाए, इन सब चीज की जानकारी किसने दी, गैलन ने दी। ओके, एंड इवन एट प्रेजेंट द ब्रांच डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ड्रग इज नोन एज गैलेंशियल फार्मेसी। इसीलिए जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है प्लांट से या फिर एनिमल से, जो ड्रग्स, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो बाहर निकाला जाता है यूज करने के लिए एज अ थेरेपेटिक एजेंट, उस थेरेपी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं गैलेंशियल फार्मेसी। ओके,
उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। वाइल स्टडिंग Spraprelia, it was Schilder, a German scientist who coined the term pharmacognosy in 1815। देखिए सबसे पहली बात है, जो शेल्डर थे उन्होंने जो शेल्डर है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1815 में अपना काम किया। जो फार्माकोग्नोसी है, जो क्रूड ड्रग्स की स्टडी है, मीन्स जो एनिमल्स और प्लांट से जो हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और उसे एज अ थेरेपेटिक एजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उस स्टडी को उन्होंने एक नाम दिया, एक पर्टिकुलर एक ब्रांच बनाई जिसे बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इन वर्क एंटाइटल्ड एनालेक्स फार्माकोग्नोस्टिका फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। इन्होंने फार्माकोग्नोस्टिका नाम की एक पूरी ब्रांच, एक शाखा, एक बुक का इन्वेंशन किया फार्माकोग्नोस्टिका के नाम से, जिसमें देखिए दो चीज होती है। फार्माकोग्नोसी जो है, जो वर्ड जो फार्माकोग्नोसी लिया है, ये किससे लिया है? फार्माकोग्नोस्टिका से लिया है। फार्माकोग्नोस्टिका का मीनिंग क्या होता है? जो फार्माकोग्नोस्टिका है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे कि फार्माकोन मीन्स अ ड्रग, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब होता है एक्वायर द नॉलेज ऑफ फर्दर। एक्वायर द नॉलेज ऑफ फर्दर मीन्स जितनी चीजें बची, ड्रग्स जो ड्रग हो गई वो ठीक है, लेकिन ड्रग कहां से आपको मिल रही है, उसका जो मेन एलिमेंट है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो आपको किस प्लांट से मिला, किस एनिमल से मिला, कौन से ओरिजिन से मिला, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं ग्नोसिस। उसके बाद Testrish made it more meaningful by restricting the term of the utilization of products from natural sources। बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया गया। मीन्स जैसे नेचुरल सोर्स पहले भी थे, अभी भी है नेचुरल सोर्सेज, लेकिन उन नेचुरल सोर्सेज को किस तरीके से एज अ थेरेपेटिक एजेंट्स यूटिलाइज किया जाए, वो सारी चीजें किसने डिस्कस की? जर्मन साइंटिस्ट शेल्डर ने। उसके बाद स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ओनली अ स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड मिनरल्स ओरिजिन। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं वो मोस्टली, जो क्रूड ड्रग्स का जो ओरिजिन होता है मोस्टली वो प्लांट्स होता है, राइट। बहुत कम देखने को मिलता है कि एनिमल ओरिजिन से या फिर मिनरल ओरिजिन से कोई भी क्रूड ड्रग का इन्वेंशन किया गया है, राइट। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट्स ऑफ देयर पार्ट्स। जो ड्रग मिलती है, जैसे कि कोई भी ड्रग ले लीजिए आप, एंटी कैंसरस ड्रग जो होती है वो किससे? विनका के फ्लावर से मिलता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, दो केमिकल कंपोनेंट है, किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो मीन्स क्या होता है कि प्लांट्स और प्लांट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बहुत सारी अलग अलग ड्रग का इन्वेंशन हुआ है। एफिड्रा एंड धतूरा आर एंटायर प्लांट्स। जैसे कि एफिड्रा और धतूरा दोनों ही प्लांट्स है, वाइल सिन्ना लीव्स एंड पॉट्स, नक्स वोमिका सीड्स एंड सिंकोना बाक आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये सारी चीजें जितने भी अभी आपको एफिड्रा है, धतूरा है, तुलसी है, नीम है, सिन्ना है, नक्स वोमिका है, उसके बाद आ जाइए आप विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कहाँ से मिल रही है? पेड़ों से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। क्रूड ड्रग्स में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस लाइक ड्राइंग ओपियम और एक्सट्रैक्टिंग विद वाटर कटेचू अगर, राइट। देखिए बहुत सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं वो कहाँ से? सिंपल फिजिकल प्रोसेस से मिल जा रही है। जैसे कि ओपियम, ड्राइंग ओपियम इजीली कंटेन हो जाता है। एक्सट्रैक्टिंग विद वाटर कटेचू अगर, जैसे कि कटेचू है, अगर है, ये सारी चीजें किसी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस से आपको मिल सकती है। तो बहुत सारी क्या फार्माकोग्नोसी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कोप है, आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर सकते हो। मोस्टली प्लांट्स के अंदर ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिल ही जाता है जो किसी ना किसी जो बोल सकते हैं डिसीज है उसे क्योर करने में काम।
उसके बाद सेवरल अदर यूजफुल सब्सटेंसेस अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अलोंग विद क्रूड ड्रग इन द स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए उसके बाद बहुत सारे ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि नेचर से प्रोवाइड होते हैं, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं एनिमल और ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में की जाती है। These substances include allergens, antibiotics, flavoring agents, colors, pesticides, immunizing agent, vehicle and diagnostic acid। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ फार्माकोग्नोस्टिक एजेंट यूज हो सकते हैं, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब ड्रग के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सोर्स वेजिटेबल, एग्जाम्पल सिनामोन, डिजिटेलिस, सेफ्रॉन, क्लोव। एनिमल सोर्स से एग्जाम्पल्स क्या क्या मिल सकता है, बीजवैक्स, कैंथ्राइट्स, कोड लीवर ऑयल, जिलेटिन। मिनरल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो एज अ सोर्स हम यूज करते हैं, चाल्क, बेंटोनेट, एस्बोट्स, टाल्क, कैलोइन, फुलर्स अर्थ। एंटीबायोटिक्स, अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एलर्जेंस हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स, मोल्ड स्पोर, फेदर्स, वैप्स। इम्यूनाइजिंग एजेंट, वैक्सीन, सीरा, एंटीटॉक्सिन्स। पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं बहुत सारे, पायरेथीन, रोटेनॉन, निकोटीन। ओके, तो ये सोर्सेज हैं, मैंने आपको डिफरेंट सोर्सेज बताए ड्रग्स के, जिससे कि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या स्कोप हो सकता है, किस किस चीज में स्कोप हो सकता है फार्माकोग्नोसी के अंदर, राइट। उसके बाद रिलेशनशिप टू एलिड फील्ड ऑफ स्टडी इवन थ्रो। अब देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी चीजें बताई गई है एक दूसरे से कोरिलेट करके, फार्माकोग्नोसी के इसमें एडवांटेजेस बताई गई है, फार्माकोग्नोसी को कोरिलेट करा है स्कोप और हिस्ट्री से। तो देखते हैं, फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी क्या है, ब्रांच है एक साइंस की, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, किसकी जानकारी लेते हैं, क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स मतलब जो हमें नेचर से प्रोवाइड हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल अदर इनडायरेक्टली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ बायोमेडिसिन्स। उसके बाद इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी मीन्स फार्माकोग्नोसी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बायोमेडिसिन्स। बायोमेडिसिन्स का मतलब होता है जो नेचर से प्रोवाइड हो, वो बायोलॉजी, जैसे आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़े या फिर किसी भी लिविंग थिंग के बारे में पढ़े, मतलब वो बायोलॉजी। और मेडिसिन्स, उसके थ्रू आप मेडिसिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया बायोमेडिसिन्स। टू अंडरस्टैंड क्रूड ड्रग्स कंप्लीटली, वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द वेजिटेबल ड्रग्स as covered in botany and animal drugs as covered in zoology must be known as pharmacognosist। देखिए मैं आपको बता दूं क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप वेजिटेबल्स की स्टडी कर रहे हैं, मींस प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं फॉर अ फार्माकोग्नोसी मींस क्रूड ड्रग्स के लिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसके ऊपर, वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल से ड्रग मिल रही है वो आ जाती है बोटनी के अंदर, उसकी स्टडी किसमें आ जाती है, बोटनी में। अगर आप एनिमल्स से ड्रग का इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसकी स्टडी किसमें आ जाती है, जूलॉजी के अंदर। और ये दोनों चीजें बॉटनी और जूलॉजी एक साथ मिलके कहलाती है, अगर एज अ ड्रग यूज करें, एज अ ड्रग सोर्स यूज करें तो कहलाती है फार्माकोग्नोसिस्ट। उसके बाद ही शुड ऑल्सो possess knowledge of pharmacology in order to understand the action of drug in human body। देखिए फार्माकोग्नोसी की स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, फार्माकोलॉजी की स्टडी होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी की स्टडी मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के एक्शंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के वर्क फंक्शन के बारे में, किस हिसाब से बॉडी फंक्शन कर रही है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता होगी तभी तो आप क्रूड ड्रग्स पे काम कर पाएंगे कि वो बॉडी पे अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं करेगा।
Pharmacology, like pharmacognosy, is an outgrowth of materia medica. Pharmaceutical chemistry and pathochemistry are also essential to understand the chemical composition of crude drugs. Right. अगर देखिए इन्वेंशन करने का काम साइंटिस्ट ही क्यों करते हैं, फार्मासिस्ट भी कर सकते हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी होनी चाहिए, आपको पूरी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। केमिस्ट्री कैसे आनी चाहिए? क्योंकि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपने ऐसे ही निकाला और उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर आपने किसी भी चीज का कोई भी फर्दर प्लांट ले लीजिए, कोई भी प्लांट है और उसकी आपने इन्वेंशन की, इन्वेंशन करने के बाद आपको पता चला कि ये इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट इस डिसीज को क्योर करने में काम आएगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ही जब आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया, उसे एक्सट्रैक्ट आउट किया, तो उसमें सिर्फ वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पैथोकेमिस्ट्री की जानकारी आपको होनी जरूरी है, तभी आप जो केमिकल कॉम्पोजिशन है क्रूड ड्रग्स के उनकी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और उन्हें यूज कर पाएंगे। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द गैलेनिस्टल्स एंड द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स आर कवर्ड अंडर द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। Knowledge of several other subjects apart from those mentioned above is necessary for various reasons. Yes, this is correct. आपको फार्मास्यूटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और अदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी आपको सब्जेक्ट से अदर भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आप वो जो केमिकल कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन आप निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से क्या अटैच करके आपको वो मार्केट में लाना है या फिर वो पेशेंट तक पहुंचाना है। देन आ जाते हैं द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। राइट, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स। यस, राइट। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट की पूरी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन से रीजन में कौन सा टेम्परेचर, कौन सा सीजन इस प्लांट को ग्रोथ करने में काम आएगा। ठीक है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कल्टीवेट आप कैसे करेंगे, मेडिसिनल प्लांट जो हैं उन्हें कैसे कल्टीवेट करेंगे, कैसे उनकी खेती करेंगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एक बेसिक नॉलेज आपको बायोकेमिस्ट्री की होनी चाहिए। मैं तो बोलूंगी बेसिक क्या, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री की। मीन्स बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि आपको किस हिसाब से कौन सा जो बायोलॉजी में जितने भी आपके ऑर्गन्स हो गए या फिर कोई भी लिविंग थिंग हो गई, उसे आप कैसे कोरिलेट करोगे केमिस्ट्री के साथ। बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, बिना बायोकेमिस्ट्री के आपकी ह्यूमन बॉडी आप पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, बायोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शंस चल रही है, जब तक वो रिएक्शंस नहीं चलेंगी तो आपकी एक ह्यूमन बॉडी पॉसिबल नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग आना जरूरी है। एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू नो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। राइट, सारी चीजों की जानकारी उस इंसान को होनी जरूरी है जो क्रूड ड्रग्स का इन्वेंशन कर रहा है, एक क्रूड ड्रग लाना चाह रहा है, उसका इन्वेंशन कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये इस डिसीज के लिए काम करेगी। उसके बाद कीमोटॉक्सोनोमी एंड बायोसिंथेसिस आर द field which out to be understood for interrelationship of active constituent and their physiological importance to the plants and animals। plant और animals की physiological state, ओके, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा और बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। अभी जैसे कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन पता चला था कि रामदेव ने, पतंजलि ने इन्वेंशन कर दिया है कोविड-19 की वैक्सीन का, लेकिन क्या वो अप्लाई हुई, पेशेंट्स तक पहुंची? नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? मैं नहीं कहती कि वो सही नहीं थी, हो सकता है सही हो, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दावा किया था कि उन्होंने, पतंजलि ने वैक्सीन निकाल दी है, लेकिन वो मार्केट तक क्यों नहीं आ पाई, क्यों वो पेशेंट तक नहीं पहुंच पाई, क्यों अभी भी कोविड-19 से इतनी महामारी मची हुई है। अगर वो उसे प्रूव कर पाते, चीजों को सही से बता पाते,
तो उनकी वैक्सीन कभी की मार्केट में आ गई होती। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पहले आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से वो वैक्सीन बॉडी में जाता और किस तरीके से वो काम करता। अगर रामदेव जी ये बताने में सक्षम हो जाते, सक्सेसफुल हो जाते, तो आज उनकी वैक्सीन आ गई होती, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो वैक्सीन वहीं पे रोक दी गई। फार्माकोग्नोसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्योर साइंस, राइट। जब तक एक प्योर सब्सटेंस का ओरिजिन या फिर उससे कोरिलेट करके कोई चीज ना ली जाए तब तक एक प्योर साइंस इम्पॉसिबल है, ठीक है। आयुर्वेदिक नुस्खे जो आप आजमाते हैं या फिर घरेलू नुस्खे जो घरेलू उपचार होते हैं या फिर मैं तो बोलती हूँ जो एलोपैथी मेडिसिन है, उनका ओरिजिन भी फार्माकोग्नोसी से गया है। फार्माकोग्नोसी से इसलिए गया है क्योंकि वो ओरिजिन तो यहीं का यूज करते हैं, तभी तो केमिकली सिंथेटिक करते हैं कोई भी चीज। जैसे कि एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव बॉटनी, प्लांट क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी एंड प्लांट केमिस्ट्री, इन सारी चीजों के लिए जो जरूरी है फार्माकोग्नोसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब आ जाते हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, जैसे कि आयुर्वेदा। द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट 3000 ईयर एगो। 3000 ईयर एगो मीन्स 3000 साल पहले से आयुर्वेदा सिस्टम चलता आ रहा है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आइडेंटिफाई exclusively with ancient Indian civilization and dealing with both preventive and curative aspects of life. The principle of positive health and therapeutic measure embedded in the system relate to mental, physical, social and spiritual welfare of human being. देखिए आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या किया जाता है, आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, समझ में, ओल्डेस्ट सिस्टम है, ओके। उसके बाद इंडियन एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होता था आयुर्वेदा सिस्टम, ओके। जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर जो किस किस की हेल्थ देखी जाती है, मीन्स आयुर्वेदा सिस्टम में जब अगर आप आयुर्वेदिक इलाज करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकल कोई सारी एक्टिविटी पूछी जाती है, सोशल स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन सारी चीजों को देख के ही डायग्नोस किया जाता है आयुर्वेदा। Then Ayurveda encompasses the acknowledge of काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। देखिए कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आयुर्वेदा सिस्टम में, काया चिकित्सा मीन्स इंटरनल मेडिसिन। उसके बाद कुमार भट्टिया, पेडियाट्रिक्स, बच्चों का डॉक्टर। फिर उसके बाद तारा चिकित्सा, फिजियोलॉजिकल मेडिसिन। सलाख्या तंत्र, ऑर्थेनोग्लोजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। सलाया तंत्र, सर्जरी। अगांडा तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी। रामायणा तंत्र, गैस्ट्रियाटिक्स। उसके बाद विजय कांता तंत्र, यूग्नेसिस एंड एफियोड्रेकिस, ठीक है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, आयुर्वेदा के अंदर आ जाते हैं। मीन्स ये नाम है, आप सिर्फ ये समझिएगा, जैसे कि सालिया तंत्र है मतलब सर्जरी, अगांडा तंत्र है मतलब टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर। ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो मिलेंगे। फिर आ जाते हैं द फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8000 रेसिपीज मेड अ नेचुरल ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल, मिनरल, एनिमल एंड मैराइन सोर्स। देखिए जो आयुर्वेदा फार्माकोपिया है, आयुर्वेदा फार्माकोपिया है, उसके अंदर कम से कम 8000 से ज्यादा रेसिपीज हैं जो किस किस से मिली है, नेचुरल ड्रग से, हर्बल से, मिनरल से, एनिमल से और मैराइन सोर्स से मिलके जो ड्रग्स बनी है उनकी रेसिपीज है आयुर्वेदा फार्माकोपिया में। दीज आर यूज्ड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन एंड इन वेराइड फॉर्म सच एज डिकॉटेंस, इन्फ्यूजन, डिस्टल्स, एक्सट्रैक्टेड जूस, पाउडर, पिल्स, टैबलेट, सिरप, फर्मेंटेड लिक्विड्स,
बहामास मेडिकेशंस ऑयल एटसेट्रा। देखिए अब मैं आपको बता दूं, जो ये रेसिपीज हैं 8000 जो रेसिपीज हैं ये किस तरीके से बनी हुई है। कोई तो डोज जो है वो सिंगल डोज है, कोई है कॉम्बिनेशन में, जैसे कि अलग अलग हो सकते हैं डिक्टोनिस, इन्फ्यूजन्स, डिस्टेलिस, एक्सट्रैक्टेड जूस हो सकते हैं, पाउडर्स हो सकते हैं, पिल्स, टैबलेट, सिरप, फर्मेंटेड लिक्विड्स, बम्स, मेडिकेटेड ऑयल्स एटसेट्रा। बहुत सारी अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो सकती हैं जो आयुर्वेदा सिस्टम है उसके अंदर, जो फार्माकोपिया के अंदर दी गई है, वो बहुत सारी अलग अलग मेडिकेशंस हो सकती हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Siddha system. The term Siddha means achievements, and Siddhas were slightly personalities who attained proficiency in medicine through practice of bhakti and yoga. This is the system of pre-Vedic period identified with derivation culture, and it is largely therapeutic in nature like Ayurveda. This system believes that all objects in universe are made up of 5 basic elements, namely earth, water, sky, fire and air. The identification of causative factor of disease is done through pulse reading, color of body, study of voice, urine examination, status of digestive system and examination of tongue. देखिए अब मैं आपको बता दूं सिद्धा सिस्टम में क्या होता है। सिद्धा सिस्टम मेनली डिपेंड होता है भक्ति और योगा पे, ठीक है। भक्ति मीन्स जैसे कि धतूरा हो जाए या फिर बोलते हैं ना भभूत वगैरह देते हैं, तो वो सब सिद्धा सिस्टम में आ जाती है। और सिद्धा सिस्टम को जो डायग्नोज किया जाता है या फिर सिद्धा सिस्टम जो डिपेंड है और सिद्धा सिस्टम जो बिलीव करता है वो बस इस पे बिलीव करता है कि जो जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी बीमारियां हैं या फिर जो भी घटित होता है वो 5 एलिमेंट्स के रूप में होता है, जैसे कि अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर। अगर ये 5 चीजें सही है मतलब सब कुछ सही है। अगर ये 5 चीजों में से कुछ भी डिसेबल हुआ मतलब वो पर्सन बीमार हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है जो एग्जामिन किया जाता है, जो सिद्धा सिस्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोज किया जाता है पेशेंट को, वो किसके थ्रू किया जाता है। पल्स रीडिंग, पल्स रीड की जाती है पेशेंट की। कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी का कलर देखा जाता है। स्टडी ऑफ वॉइस, वॉइस आवाज कैसी है पेशेंट की वो। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का एग्जामिन किया जाता है यूरिन को। स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेटस को मेंटेन किया जाता है या फिर उसे डायग्नोज किया जाता है, पता किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ टंग, टंग को एग्जामिन किया जाता है। बोलते हैं ना जैसे आप कहीं गए भी होंगे शायद वैद्य वगैरह के पास, तो उन्होंने बोला होगा आप अपनी जीभ निकाल के दिखाइए, तो जीभ पे क्या देखते हैं। अभी भी जो डॉक्टर्स हैं अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं ये भी देखते हैं, कोई कोई जो गांव में बैठे रहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद फ्यू नेचुरल ड्रग यूज्ड इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी अलग अलग ड्रग्स होती हैं जो सिद्धा सिस्टम में एज अ मेडिसिन यूज होती है, जैसे कि एबेनी, पेपावर, सोमनीफेरम, एलारी, नेरियम इंडिकम, एथिक, स्क्रेनस, नक्स वोमिका, गोमाटी, धतूरा, स्टेमोनियम, हैकाली, एफिड्रिबिया, नेरिफोलिया, रोटा, पोलम, एलोए बार्बेंडस। ओके, तो ये सारी जो ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो सिद्धा सिस्टम में एज अ मेडिसिन यूज होती है। फिर आ जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब यूनानी सिस्टम क्या होता है। यूनानी सिस्टम इज द टर्म फॉर Perso-Arabic traditional medicine as practiced in Mughal India and in Muslim culture in South Asia and modern day Central Asia. The term Yunan means Greek, as the Perso-Arabic system of medicine was based on the टीचिंग ऑफ द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोकैरेट्स एंड गैलन। देखिए जो यूनानी सिस्टम है ये टोटली इसे नाम दिया गया है इस्लामिक का, मुस्लिम कल्चर। बोला जाता है कि साउथ एशिया में मुस्लिम कल्चर जो है वो यूज करता था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। जो हकीम होते हैं ना, हकीम वगैरह होते हैं, ये यूज करते हैं यूनानी सिस्टम को। उसके बाद द Hellenistic origin of Unani medicine is still visible in its being based on the classical four humors.
क्या है वो? फैलम, बलगम। किस किस पे डिपेंड करता है? जो यूनानी सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? बलगम, ब्लड, दम, येलो बाइल, सेफ्रा एंड ब्लैक बाइल, सुधा, बट इट हैज ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन एंड चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम। और जो ये सिस्टम है ये किसका ट्रेडिशनल सिस्टम है? इंडिया का और चाइना का, राइट। तो इसमें जैसे कि फैलगम जिसे बलगम बोलते हैं, ब्लड मतलब दम, येलो बाइल मतलब सेफ्रा, ब्लैक बाइल मतलब सुधा, और ये कहाँ यूज होता है? चाइनीज और इंडियन इस सिस्टम को यूज कर। उसके बाद होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Homeopathy is a system of medicine that has been used across the world for more than 200 years. होम्योपैथी भी 200 साल पुराना सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम है। इट इज कंट्रोवर्शियल एंड clouded by diverse beliefs and opinion. Pharmacist, pharmacy technique and other healthcare personnel might be asked to counsel patient and other care provide about this branch of integrative or complementary and alternative medicine. This mold is an introduction to homeopathy that seek to help pharmacist and pharmacy technique being to native the terrain of homeopathic medicine. देखिए 200 साल पुराना सिस्टम है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम, जो है वो 200 साल पुराना सिस्टम है। और ये पेशेंट को बहुत जल्दी कैसे, जैसे बोलते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 90% अल्कोहल का यूज होता है। होम्योपैथिक जो प्रिपरेशन होती है इसमें 90% अल्कोहल्स का यूज होता है। और इजीली फार्मेसी और फार्मासिस्ट अभी भी होम्योपैथी सिस्टम चलता है इंडिया में। मोस्टली होम्योपैथिक ही देखने को मिलता है। होम्योपैथिक दवाई अगर एलोपैथी काम ना करे तो होम्योपैथी, या फिर होम्योपैथी काम ना करे तो फिर पेशेंट जाता एलोपैथी की तरफ। आ जाते हैं etymologically, homeopathy is derived from the Greek word for similar, homos and suffering, pathos. Its system is based on law of similar, which state the element of substances that in large dose can create illness can in minor dose स्टूमुलेट द बॉडीज नॉन स्पेसिफिक एडेप्टिक हीलिंग रेस्पॉन्स। देखिए मीन्स क्या है, जो होम्योपैथी सिस्टम है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, सफरिंग एंड होम्योसिस, जैसे पैथोस या फिर होम्योस बोलते हैं, सिमिलर और सफरिंग 2 वर्ड से मिलके बना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इतनी क्षमता होती है, जो होम्योपैथी सिस्टम होता है मेडिसिन का, इसमें जो मेडिसिन यूज करते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो जल्दी से जल्दी हील करे, ठीक है, हीलिंग जो रेस्पॉन्स है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करे। होम्योपैथिक मेडिसिन आर derived फ्रॉम raw plant minerals and biologic materials that are specified according to monograph of the homeopathic pharmacopoeia of the United States, which is the nation official कॉम्पिडियम एंड होम्योपैथिक ड्रग। देखिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कहाँ कहाँ से, प्लांट से, मिनरल से और एनिमल सोर्स से मिलके बनती। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रोपैथी एंड योगा। लास्ट में न्यूट्रोपैथी एंड योगा। न्यूट्रोपैथी इज नॉट merely a system of treatment but also a way of life which is based on laws of nature। देखिए क्या है, न्यूट्रोपैथी इज नॉट मेयरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ये कोई सिस्टम नहीं है ट्रीटमेंट का, बस क्या है, ये एक क्या प्रोसीजर है किसका, लाइफ का, जिसमें नेचर के कुछ लॉज हैं जो अप्लाई किए गए हैं और उनके थ्रू ही ट्रीटमेंट किया जाता है। द अटेंशन इज पर्टिकुलरली पेड टू ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स, adoption of purificatory measure, use a hydrotherapy and pack bath massage etc. The system of yoga is as old as Ayurveda. The 8 components of yoga are restraint, observance of austerity, physical posture, restraining of sense organ, breathing exercise, contemplation, meditation and samadhi। देखिए योगा में क्या होता है, न्यूट्रोपैथी और योगा मतलब कि आपको नेचर से टोटली क्या कोरिलेट किया जाता है आपके सिस्टम को। योगा का मतलब आप समझते हैं कि आप फिजिकली क्या रहे, एक्टिव रहे, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन अच्छे से काम करे, ब्रीथिंग जो आप लेते हैं वो अच्छे से हो। तो इसके लिए योगा क्या होता है,
योगा जो सुबह आप करेंगे, अगर जैसे कि आलोम विलोम है या फिर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं योगा के, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रीथिंग की पावर है वो अच्छी रहेगी। मेडिकेशन होता है, मीन्स आपको शांति मिलेगी, समाधि, ये सारे कॉन्टेनेंट आ जाते हैं योगा में। बाद आ जाते हैं योगा एक्सरसाइज हैव पोटेंशियल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, रिस्ट्रेनिंग द सेंस ऑर्गन्स। देखिए योगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है किसके लिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट करे, जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से काम करे, इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड पर्सनल बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी इन द माइंड। देखिए, और ये जो सोशल और आपका पर्सनल बिहेवियर है उसे भी सुधारने में कोशिश करते हैं। जैसे आप सुबह के टाइम अगर योगा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन आप चुस्त पुष्ट रहेंगे और आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि सुबह के टाइम जब आप योगा करते हैं तो योगा करने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो प्योर एयर है वो अंदर जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो उससे क्या होता है, जो आपका माइंड है ना वो सेट रहता है और वो अच्छे से पूरे दिन काम करता है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। हम लास्ट अब हमारा ये टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इस यूनिट का। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में, आइदर सिंगल और वेरियस पार्ट ऑफ द सेम प्लांट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग and hence it become necessary to know various part of a plant scientifically. Natural drugs may either constituent cellular or acellular organ of the plant. Cellular drug are broadly known as organized drugs, whereas cellular drugs as unorganized crude drugs. Before dealing with the drugs in details, one should know how to distinguish clearly between organized cellular and unorganized acellular crude drugs. देखिए मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया गया है कि जो सेल्यूलर ड्रग्स हैं और अनसेल्यूलर ड्रग हैं, मतलब टोटली बात ये है, सेल्यूलर ड्रग मतलब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनसेल्यूलर ड्रग या फिर बोल सकते हैं एसेल्यूलर ड्रग मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं इनके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होते हैं इनके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, as the term indicate, these are organs of plant and animals and are made up of cells or definite structure. These drugs are named as follows: seeds, fruit, insects, etc. देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, इनके पास एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसकी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर हमें ऑर्गन से, प्लांट से, एनिमल से, कहीं से भी अगर ये हमें मिल रही है तो ये ऐसे सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जिसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है और इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। दीज ड्रग जैसे कि फ्लावर्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, these are derived from plant and parts of plant or animal by some process of extraction. उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं ये भी प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस लगा के एक्सट्रैक्शन की, एंड फॉलोड बाय प्योरिफिकेशन। उसके बाद जैसे इसका एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है उसके बाद इसे प्योरीफाई किया जाता है। इट नेसेसरी एग्जाम्पल जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन एक्सेट्रा। जैसे कि इसके पास कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसके स्ट्रक्चर को, जैसे कि जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, दीज आर सॉलिड इन नेचर। जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती हैं, सॉलिड होती है नेचर में, इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वैसे ही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं, बहुत कम होती है सॉलिड, सेमी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है जैसे कि ऑयल और बेल्सम्स। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बॉटनिकल और जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज ड्रग।
बोटनिकल और जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को सम टर्मिनोलॉजी इज इनएडिक्वेट टू डिस्क्राइब दैम, बट वन हैज टू लुक फॉर देयर फिजिकल कैरेक्टर सच एज द सोल्युबिलिटी इन वेरियस सोलवेंट, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच एवर इज एप्लीकेबल। लेकिन अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को डिफाइन करने के लिए जैसे कि बहुत सारे अलग अलग सोलवेंट्स हो सकते हैं, जो हमें एक्सट्रैक्शन मिला उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारी उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को डिफाइन करने के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं। वहीं पे अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को डिफाइन करने के लिए, इसका प्रोसीजर पता करने के लिए, ये पता करने के लिए कि वो अनऑर्गेनाइज है या फिर ऑर्गेनाइज है, इसके लिए केमिकल टेस्ट यूज होते हैं। केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ड्रग। ओके, केमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, उसके थ्रू पता चलता है कि जो वो एक्सट्रैक्ट्स आपको मिले हैं उसमें, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती जिसपे हम इजीली माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से देख ले कि इसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हाँ इसमें ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा। इसमें आ जाते हैं जैसे कि एलोए, अगर, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, पेप्सिन एटसेट्रा। ये सारे जो कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स, ये आ जाते हैं किसमें? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, राइट। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इस सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिलेगा, आप वहां से क्लिक करके ई बुक ले सकते हैं। इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको कि आपके पास नोट्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।